हेलो एवरीवन, टुडे इज़ द 6th लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड आज हम डिस्कस करने लगे हैं काउंटर्स पे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एंड काउंटर्स बहुत इजी है। अगर किसी को लगता है कि काउंटर्स डिफिकल्ट है तो एक बार आप ये वीडियो एंड तक देखो, आपको काउंटर्स बहुत अच्छे से समझ आएंगे, कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे और इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है मैं वो भी डिस्कस करूँगी आपसे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं काउंटर्स को। देखो, मास्टर कैडर साइंस के सिलेबस के लिए ना हमने 3 तरह के मेन काउंटर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट एक तो है आयोनाइजेशन चैम्बर है एक आपके सिलेबस में। नेक्स्ट आपके पास है प्रोपोर्शनल काउंटर, एंड थर्ड आपके पास है जीएम काउंटर, जिसको हम गीगर मूलर काउंटर भी कहते हैं, गीगर मूलर काउंटर। तो ये 3 काउंटर्स हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। बट आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज जो काउंटर्स हमने डिस्कस करने हैं ना, वेट, तो जो काउंटर आज हमने डिस्कस करने हैं वो हम आयोनाइजेशन चैम्बर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, इन तीनों काउंटर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तीनों काउंटर्स है ना वो गैस फील्ड डिटेक्टर पे बेस्ड है। तो पहले ना हम गैस फील्ड डिटेक्टर पढ़ेंगे कि गैस फील्ड डिटेक्टर क्या होते हैं, क्योंकि जो तीनों काउंटर्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पे बेस है, ठीक है। तो पहले हम गैस फील्ड डिटेक्टर समझेंगे अभी, और उसके बाद हम आज एक काउंटर पढ़ेंगे जो कि आयोनाइजेशन चैम्बर, ओके। तो देखो, अगर हम काउंटर्स की बात कर रहे हैं तो पहले तो हम ये देखते हैं कि काउंटर्स का क्या काम है। काउंटर्स का काम है, जैसे कि हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करते हैं। तो काउंटर्स का काम है किसी भी चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करना। मान लो आपके पास ये कोई सैंपल पड़ा है, ठीक है, ये सैंपल मान लो कोई चार्ज पार्टिकल एमिट कर रहा है, सपोज ये अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, तो ये कौन सा चार्ज पार्टिकल एमिट कर रहा है ये कौन पता लगाएगा, ये काउंटर पता लगाते हैं, ठीक है। तो काउंटर्स का क्या काम है, काउंटर्स का काम है चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा रे हो सकती है, बीटा रे, गामा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी, ओके। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कैसे प्रिंसिपल क्या है, गैस फील्ड डिटेक्टर का प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल ये है, ये देखो हम क्या करते हैं, देखो नाम से ही पता लग रहा है, गैस फील्ड डिटेक्टर मतलब इन चार्ज पार्टिकल्स को, ये वाले जो चार्ज पार्टिकल्स है इनको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, किसी गैस का यूज करेंगे, ठीक है। वो गैस कुछ भी हो सकती है, हीलियम, हम ना हीलियम गैस का यूज कर सकते हैं, आर्गन गैस का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन से काउंटर में हम कौन सी गैस का यूज करते हैं। एग्जांपल लेके चलो कि मान लो ये कोई भी गैस का एटम है, ठीक है, ये कोई भी गैस है और ये उसका एटम है, एटम के आसपास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। तो देखो, मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये वो वाला चार्ज पार्टिकल है जो मेरा काउंटर डिटेक्ट करना चाहता है। जब ये चार्ज पार्टिकल इस गैस के एटम से टकराएगा तो क्या होगा, इस गैस के एटम की आयोनाइजेशन हो जाएगी। आयोनाइजेशन होने का क्या मतलब है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये अपनी एनर्जी किसको दे देगा, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक कटायन बच जाएगा ना। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला गया तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव स्पेस बच जाएगी ना इस गैस वाले एटम की, इसको हम क्या कहते हैं, कटायन, ठीक है। तो मेन प्रिंसिपल इसका यही है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी किसको देगा, गैस के पार्टिकल को देगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक कटायन बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि होता क्या है, ओके। तो लेट्स मेक द डायग्राम ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर। देखो ये क्या है, दिस इज माय मेटालिक चैम्बर, ओके, एंड यहाँ पर मैंने एक वायर लगाई हुई है, ठीक है। अब हमारा क्या काम है, हमने ना इसको वोल्टेज देनी है, ओके। ये जो मेटालिक चैम्बर है ना, इसको मैं यहाँ से कौन सी वोल्टेज देती हूँ, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। और ये जो मेरी वायर है, ठीक है, इसको मैंने कौन सी वोल्टेज दी है, पॉजिटिव, ओके।
अब ये जो मेटेलिक चैम्बर की ये वाली जो वॉल है ना, ये किसका काम करेगी? कैथोड का काम करेगी। कैथोड का काम क्यों करेगी? कैथोड का काम इसलिए करेगी क्योंकि हमने इसको कौन सी पोलैरिटी दी है? नेगेटिव पोलैरिटी दी है। और ये जो मेरी बीच वाली वायर है ये किसका काम करेगी? एनोड का काम करेगी। तो ना एग्जाम में ये ना जो वायर है ये किसकी बनी होती है? टंगस्टन मटेरियल की बनी होती है। ओके, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि ये जो गैस फील्ड डिटेक्टर में या काउंटर में कौन सी वायर है जो एनोड का काम करती है? जो सेंट्रल वायर है ना, सेंट्रल वायर एक्ट एज एनोड, और ये किसकी बनी होती है? टंगस्टन मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, इसके साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगा देंगे। ओके, दिस इज योर रेजिस्टेंस R, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम अपने आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, दिस इज योर आउटपुट। ओके, अब देखो होगा क्या, ये मेरा जो चैम्बर है इसमें मैं क्या फिल करूंगी? गैस को फिल करूंगी। ठीक है, ये यहाँ से मैं मिटा देती हूँ गैस वाला मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? गैस। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे गैस फिल करूंगी तो ये मेरे क्या है? गैस के एटम्स है। ठीक है, अब देखो मान लो कोई भी बाहर से चार्ज पार्टिकल आया, ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? इस गैस के एटम को एनर्जी देगा। एनर्जी देने से क्या हो जाएगा? एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और एक आपके पास कैटायन बना पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके पॉजिटिव साइड की तरफ, और जो आपका कैटायन है वो कहां जाएगा? कैटायन जाएगा नेगेटिव की तरफ, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव है ये तो किसकी तरफ जाएगा? ये पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव कहाँ है? ये एनोड पॉजिटिव है। तो दिस इलेक्ट्रॉन, जो मेरा ये इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा एनोड की तरफ, और ये जो मेरा पॉजिटिव कैटायन बना है ये कहाँ जाएगा? कैथोड की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? अब देखो, अब यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया हुआ? वोल्टेज अप्लाई किया हुआ, तो ओम्स लॉ के थ्रू V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। करंट कब प्रोड्यूस होता है? करंट तब प्रोड्यूस होता है जब आपके पास चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, और जो आपके पास पॉजिटिव आयन है वो कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव की तरफ। तो क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? करंट मिलेगा, और इसको हम कहते हैं कि हमें पल्स मिली है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलती है ना करंट की, उसको हम क्या कहते हैं? वी ऑब्टेन्ड द पल्स। ओके, पल्स का मतलब क्या होता है? ये ना ऐसे मिलता है, लाइक दिस, दिस इज द आउटपुट। तो यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि पल्स की हाइट कितनी है। जितनी ज्यादा हाइट होती है पल्स की, जैसे इसकी हाइट ज्यादा है इसकी हाइट कम है, तो जितनी ज्यादा पल्स की हाइट होती है उतनी ज्यादा क्या होता है? करंट बनता है। अब कितना करंट प्रोड्यूस हुआ ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपने चार्ज पार्टिकल कौन सा स्ट्राइक करवाया था। चार्ज पार्टिकल कौन सा स्ट्राइक करवाया था? अगर आपको याद हो तो हमने अल्फा बीटा गामा का डिस्टिंक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि जो अल्फा है वो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन करवाता है, जो बीटा है वो कम आयोनाइजेशन करवाता है, और जो गामा है वो लीस्ट आयोनाइजेशन करवाता है। अगर मान लो यहाँ पर मैंने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाया, क्योंकि अल्फा क्या करता है? ज्यादा आयनाइजेशन करवाता है। ज्यादा आयनाइजेशन करवाने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ज्यादा आयन्स बनेंगे, ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स बनेंगे, ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स बनेंगे तो करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और आपको जो हाइट है वो भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और अगर हम बीटा करवाएंगे तो बीटा, क्योंकि बीटा की जो, सॉरी यहाँ पर ना इसको अप बनाना है, ये गलत है, इसको अप बनाना है। ओके, क्योंकि बीटा की आयनाइजेशन पावर कम है तो यहाँ पे कम चार्ज पार्टिकल्स बनेंगे, कम चार्ज पार्टिकल्स बनेंगे तो करंट की वैल्यू भी कम प्रोड्यूस होगी, और जो आपकी पल्स है उसकी हाइट भी कम आएगी। ठीक है, तो ये मेन गैस फील्ड डिटेक्टर का प्रिंसिपल है। अब इसके लिए ना हमें ग्राफ पढ़ते हैं। ओके, और फिर हम समझते हैं उस ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा काउंटर कहाँ पे फिट बैठता है। ठीक है, ओके, तो अब हमने ना ग्राफ डिस्कस करते हैं। देखो मैंने आपको अब क्या बताया कि जो मेरी पल्स की हाइट है, पल्स की हाइट का मतलब जो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करता है ना, कि चार्ज पार्टिकल आपने कौन सा स्ट्राइक करवाया, अल्फा बीटा या गामा। और ये किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड वोल्टेज पे, कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो भी क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो अब हम ग्राफ देखते हैं। देखो सबसे पहले ये जो फर्स्ट रीजन मैंने बनाया ना, दिस इज द फर्स्ट रीजन।
सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जो आपका फर्स्ट रीजन है इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन रीजन। दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन रीजन। अब देखो इस रीजन में क्या होता है, अब यहां पर अगर आप फर्स्ट रीजन की बात करो, अप्लाइड वोल्टेज बहुत कम है, अप्लाइड वोल्टेज बहुत कम है, तो होगा क्या, जो भी अपने आयंस प्रोड्यूस किए ना उनको अभी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी वोल्टेज नहीं मिली कि जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन बना आपका वो किसकी तरफ आ सके, एनोड की तरफ आ सके, और जो आपका कटायन है जो पॉजिटिव है वो कहाँ जा सके, नेगेटिव की तरफ जा सके। ठीक है, तो अभी उसको इतनी एनर्जी नहीं मिले तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स बने ना, देखो हमने क्या कहा था, ये आपकी सेंटर वायर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा और जो आपका कटायन है वो कहाँ जाएगा, इस मेटालिक चैम्बर की इस वॉल पे जाएगा, हमने ऐसे पढ़ा है ना। तो क्योंकि अभी अप्लाइड वोल्टेज इतनी कम है कि इतनी इनको एनर्जी नहीं मिली कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सके और पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा सके, तो होगा क्या, ये आपस में रिकम्बाइन करना शुरू कर देते हैं, आपस में रिकम्बाइन करके फिर से क्या बना लेंगे, न्यूट्रल गैस का एटम बना लेंगे, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन रीजन। और इस केस में आपको करंट की वैल्यू बहुत कम मिलती है। ठीक है, तो यहां से अगर हम स्टार्ट करें लाइक दिस, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट वाली रे है, ये फर्स्ट वाली जो हम बना रहे हैं डायग्राम, ये किसके लिए, अल्फा पार्टिकल्स के लिए, और ये किसके लिए, बीटा के लिए। क्यों, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो हमेशा ज्यादा आयनाइजेशन करते हैं, तो जो उनकी पल्स हाइट है ना वो हमेशा बीटा वालों से ज्यादा रहेगी। ओके, अब सेकेंड जो चैम्बर है, जो सेकेंड ही हमने रीजन बनाया है, ये किसका रीजन है, दिस इज द आयोनाइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर। अब जो हमने आयोनाइजेशन चैम्बर काउंटर पढ़ना है ना वो इसी रीजन में ऑपरेट होता है। ठीक है, अब इसमें इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में देखो हमने क्या किया, अप्लाइड वोल्टेज को थोड़ा बढ़ा दिया, अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ा दिया तो क्या होगा, आयंस बनेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ आएगा। ठीक है, तो आपको करंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास करंट की वैल्यू आती है वो लाइक दिस आती है। थोड़ी देर बाद में यहाँ पे जो करंट है वो सैचुरेट हो जाता है, तो इसको हम और क्या कह देते हैं, तो आयोनाइजेशन चैम्बर कह देते हैं, और साथ में क्या कहते हैं, सैचुरेशन रीजन भी कहते हैं, सैचुरेशन रीजन। जब हम आयोनाइजेशन चैम्बर करेंगे अभी तो उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि ये जो यहाँ पे करंट है वो सैचुरेट क्यों हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास है प्रोपोर्शनल रीजन। अब देखो इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में क्या हुआ, आपने अप्लाइड वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दी, अप्लाइड वोल्टेज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि होगा क्या, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, इस गैस पार्टिकल की आयोनाइजेशन करेंगे। पहले आयोनाइजेशन कौन कर रहा था इस गैस पार्टिकल की, पहले इस गैस पार्टिकल की आयोनाइजेशन बाहर से आने वाला अल्फा या बीटा पार्टिकल कर रहा था, बट अब क्या होगा, इतनी अप्लाइड वोल्टेज आपने बढ़ा दी, इतने आयंस बन गए हैं इसमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भी इसकी क्या करेगा, इस गैस पार्टिकल की आयोनाइजेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, ये जो आपका प्राइमरी आयन है, प्राइमरी आयन क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, सेकेंडरी आयंस बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, करंट आपको बहुत ज्यादा मिलने लग जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये जो प्राइमरी आयंस है वो क्या करने लग जाते हैं, सेकेंडरी आयंस बनाने लग जाते हैं, और करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो जाती है। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, या फिर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर प्ले में आ गया। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहाँ पे प्ले में आता है, इस रीजन में प्ले में आता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मतलब हुआ कि जो आयंस आपके पास पहले 2, 4, 5 बन रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पल्स की हाइट है वो किस तरह से मिलती है, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो करंट है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक बात हमें यहाँ पे ये याद रखनी है कि यहाँ पे प्राइमरी आयंस क्या बनाने लग जाते हैं, सेकेंडरी आयंस बनाने लग जाते हैं, और कौन सा फैक्टर प्ले में आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर प्ले में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आयंस बन जाते हैं। ठीक है, अब
वैसे ना प्रोपोर्शनल रीजन में जो प्रोपोर्शनल काउंटर काम करता है, इस पे और भी कुछ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोपोर्शनल काउंटर पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये ग्राफ बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा रीजन है? नेक्स्ट आपके पास रीजन है रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी। रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब देखो इस रीजन में क्या होता है, जो पल्स हाइट है वो इंक्रीज होती है, बट ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी है किसके साथ, अप्लाइड वोल्टेज के साथ, वो लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी कर्व बनती है वो लाइक दिस बनती है, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर ना आपकी अल्फा और बीटा जो रेज है दोनों यहाँ पर आके कंबाइन हो जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास है जीएम काउंटर, दैट इज द गीगर मुलर रीजन, ठीक है। अब देखो ये आपकी पल्स हाइट है ये, ठीक है। अब इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में भी आप अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाते। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास दो रेस चल रही थी ना, दो ग्राफ की डायग्राम्स हम बना रहे थे, एक अल्फा पार्टिकल के लिए पल्स हाइट बना रहे थे, एक बीटा के लिए, बट जीएम यहाँ पर आके क्या हुआ, यहाँ पर आके जो दोनों पल्सेस है वो मिक्स हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जीएम रीजन में आपको पल्स हाइट तो बहुत देखने को मिलती है, बट आप ये नहीं बता पाते हो कि चार्ज पार्टिकल कौन सा है, अल्फा पार्टिकल है या बीटा पार्टिकल है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट रीजन आपके पास है कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन, कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन। अब देखो इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में अप्लाइड वोल्टेज हम इतनी बढ़ा देते हैं कि ये जो आपके पास एनोड वायर नहीं हमने बनाई थी, ये आपका मेटेलिक चैम्बर था, ये आपकी एनोड वायर थी, ये जो एनोड वायर ना ये भी मेल्ट हो जाती है और जो आपका अपरेटस है वो भी फट जाता है, ठीक है। तो इस रीजन में तो हमें काम करना ही नहीं चाहिए, ओके। तो बस यही है, इस रीजन में तो बस समझ लो कि आपका जो अपरेटस है वो खत्म हो गया, ठीक है। और इस रीजन में कोई फायदा नहीं है काम करने का, आपके पास जो पल्स हाइट बनेगी वो ऐसे बन जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास गैस फील्ड डिटेक्टर के लिए हमने क्या पढ़ा, ग्राफ पढ़ा। अब देखो जो हमने आयोनाइजेशन चैम्बर पढ़ा है वो कौन से रीजन में काम करते हैं, सेकंड रीजन में। जो हमने प्रोपोर्शनल काउंटर पढ़ना है वो कौन से रीजन में काम करता है, थर्ड रीजन में। और जो हमारा जीएम काउंटर है वो कौन से रीजन में काम करता है, फिफ्थ रीजन में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे आयोनाइजेशन चैम्बर को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया कि आयोनाइजेशन चैम्बर है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, गैस फील्ड डिटेक्टर पे बेस्ड है, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको काफी क्लियर हो गया होगा। जो अब तक आपने बीएससी में पढ़ा, शायद जो आपको अब तक ना क्लियर हुआ हो वो भी मुझे लगता है कि आपको काफी समझ आया होगा, ठीक है। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम। ओके तो आयनाइजेशन चैम्बर स्टार्ट करने वाले हैं। आयनाइजेशन चैम्बर देखो, अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हमें पता है इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल है कि ये गैस फील्ड डिटेक्टर पे काम करता है। गैस फील्ड डिटेक्टर पे काम करने का क्या मतलब हुआ, गैस फील्ड डिटेक्टर पे काम करने का मतलब हुआ कि आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल आएगा, वो गैस को क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, ठीक है। एक बात हमने यहाँ पर ये जरूर नोट करनी है कि जो आपकी पल्स हाइट है ना, या जो आयोनाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करती है एंड उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है कि किस वेलोसिटी से वो चार्ज पार्टिकल चलेगा। ऑब्वियसली हमें पता है कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी पार्टिकल की उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमें याद में रखना है। और ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये इट इज बेस्ड ऑन द गैस फील्ड डिटेक्टर। तो जो प्रिंसिपल उसका था वही प्रिंसिपल इसका है। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो डायग्राम के लिए क्या होगा, डिटेक्टर की स्पेलिंग गलत है ठीक कर लेना। अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में क्या करेंगे, जैसे हमने पहले डायग्राम बनाई थी, ये हमने क्या बनाया, ये हमने एक मेटेलिक चैम्बर बनाया, ठीक है। ये हमने वायर बनाई। अब आपको पता है इस मेटेलिक चैम्बर को हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। और ये जो मैंने वायर बनाई इसको हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। एनोड क्यों कहेंगे, इसको हमने कौन सी पोलैरिटी दी है, पॉजिटिव पोलैरिटी दी है ना।
और ये मेटेलिक चैम्बर को मैंने कौन सी पोलैरिटी दी है, नेगेटिव पोलैरिटी दी है। यहाँ पर हमने क्या लगाया, रेजिस्टेंस लगाया। डायग्राम आपको ध्यान में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये तो मैं बस आपको क्लैरिटी के लिए समझा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जो आउटपुट निकलती है ना, मैंने बताया था ना, यहाँ से हमने आउटपुट ले ली, इसको हम क्या कर देते हैं, एम्पलीफायर लगा देते हैं यहाँ पर। एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफायर जो भी आपकी पल्स हाइट होगी ना उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और फिर उस पल्स हाइट को हम किस में भेजेंगे, हमारे इस काउंटर में भेजेंगे, जिस काउंटर का क्या नाम है, आयोनाइजेशन चैम्बर। आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ गई होगी ना। होगा क्या, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आएगा, वो इस गैस एटम को आयोनाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और जो आपके पास पॉजिटिव कटायंस है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें पता लग गया। अब आयोनाइजेशन चैम्बर में जो एग्जाम में आने वाला है वो हमने यहाँ पे मैं नोट्स बना रही हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है कि इस आयोनाइजेशन चैम्बर में हमने कौन सी गैस फिल की है, तो ये हमें याद रखना है। हमने कौन सी गैस फिल की है, हाइड्रोजन गैस फिल की है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि ये जो एनोड है वो सेंटर वायर है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बट फिर भी एक बार रिपीट कर रही हूँ। गैस फील्ड डिटेक्टर पे काम करता है और चार्ज पार्टिकल और इस पे इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है इसकी पल्स हाइट, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा हो गया ये क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट इसमें आपके पास क्या बातें बताने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे ये लिखोगे, जो हम आयोनाइजेशन चैम्बर है वो सिंगल पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर लेता है। इट इज यूज्ड टू काउंट इवन और सिंगल पार्टिकल, सिंगल आयोनाइजिंग पार्टिकल, यहाँ पर ING, ठीक है। तो एक सिंगल आयोनाइजिंग पार्टिकल को भी हमारा ये जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेगा, ओके। एक इसकी हमने जो वेट, एक ना हमें इसकी डिसएडवांटेज भी लिखनी है। वो क्या है कि ये जो काउंटर है ना ये अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर पाता है, ओनली अल्फा पार्टिकल ओनली, ये इसकी क्या है लिमिटेशन। यहां पर ना ये बीटा और गामा पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मान लो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, आयोनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर, गीगर मुलर काउंटर, स्किंटिलेशन काउंटर, और आपसे एग्जाम में ये पूछे कि इनमें से अल्फा पार्टिकल को सबसे अच्छा कौन डिटेक्ट करेगा। अब देखो जो दूसरे पार्टिकल, जो दूसरे काउंटर्स है ना, जैसे कि GM काउंटर को छोड़ के वो भी क्या कर लेंगे, अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर लेंगे। बट जो सबसे अच्छा पार्टिकल है, जो सबसे अच्छा काउंटर है जो अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर पाएगा, वो आयोनाइजेशन चैम्बर है। तो आपने आंख बंद करके आयोनाइजेशन चैम्बर पे टिक लगाना। अब ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो बीटा और गामा पार्टिकल्स है ना, या बीटा और गामा रेज है, वो इतनी ज्यादा आयोनाइजेशन नहीं करवा पाती हैं। अगर ज्यादा आयोनाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो आपको पल्स हाइट नहीं मिलेगी। क्योंकि ये सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं, और सेकंड रीजन में आपकी जो अप्लाइड वोल्टेज थी ना वो भी बहुत कम थी, ज्यादा वोल्टेज हमने भी अप्लाई नहीं की हुई है, ठीक है। तो ये जिसकी लिमिटेशन है आपने ध्यान में रखनी है, दैट ionization chamber is best to detect the alpha particles, okay, and it cannot detect the beta and the gamma particle. नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है कि ना आपको वेट करना पड़ता है। इसकी लिमिटेशन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि एक पार्टिकल को डिटेक्ट करने के बाद ना यू हैव टू वेट फॉर मिली सेकेंड, आपको मिली सेकेंड का वेट करना पड़ेगा कि ये सेकेंड पार्टिकल को डिटेक्ट करे। अब देखो अगर आपके पास तो आयोनाइजेशन कम है तो मिली सेकेंड का पता नहीं लगता है, बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा आयोनाइजिंग पार्टिकल्स बन चुके हैं तो मिली सेकेंड बहुत बड़ा सेकेंड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड डिसएडवांटेज है, ओके। और आई थिंक यहाँ पर इसमें से और कुछ आने वाला नहीं है, ये मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको। अच्छा एक यहाँ पे ग्राफ बनेगा, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं भी बनाना चाहो तो भी कोई बात नहीं है, ओके। ये ग्राफ में क्या है, यहाँ पे मैं ग्राफ बना रही हूँ। यहाँ पर आपकी अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, और यहाँ पर आपका क्या है, पल्स हाइट है। पल्स हाइट कह लो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटेक्टेड कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। पहले तो क्या होता है, वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, क्योंकि हम इस रीजन में काम कर रहे हैं,
तो आपके पास पहले पल्स हाइट इंक्रीज होती है और बाद में क्या हो जाती है, ऐसे सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, इसको जहां पर आपकी ये पल्स हाइट सैचुरेट होती है ना, उसको हम प्लेट्यू रीजन कह देते हैं यहां पर, दैट इज द प्लेट्यू रीजन। ठीक है, ठीक है, तो आयनाइजेशन चैम्बर में आने वाला मैंने आपको सब बता दिया। बाकी जब मैं इसका आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, तो आप ये ध्यान रखना कि आप सारे काउंटर्स को अच्छे से पढ़ के आओ। इसके बाद ना सारे काउंटर्स को करने के बाद मैं आपको काउंटर पार्ट से रिलेटेड, काउंटर टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूंगी। ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं वो भी, और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। बस आप सभी बच्चे अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखो, और अगर आप इस चैनल से तैयारी कर रहे हो ना, आई गारंटी यू आपका पेपर फिजिक्स में बहुत बहुत अच्छा जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट्स भी साथ साथ क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि जो फिजिक्स है वो सिर्फ रट्टा मारने से कवर नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लर्न करना पड़ता है, बट कंसेप्ट्स क्लियर करके चलोगे तो आपको इजीली बातें ध्यान में रहेंगी। इफ यू कम अक्रॉस एनी डाउट प्लीज कमेंट, सो दैट मैं आपको उस हिसाब से पढ़ा सकूं, अपना लेक्चर वैसे तैयार कर सकूं। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू लक, बाय।